Are you seeking for past video lectures, perfect guidance, PDF notes, and motivation? You will get here everything related to education and motivation. Now, lectures of physics, English, maths, physical education are available here. We do instant replies to your comments, work on a suggestion, and fulfill your recommendation. We treat education beautifully. We provide easy to understand lectures, simple learning notes, and always available for you. Always feel free to ask. Visit Shadow of Success Best Education Point, the perfect guider. Hey what's up people, this is कार्तिक शर्मा here और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के पार्ट नंबर 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट तक कवर किया था और उसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताना आपको भूल गया था, मतलब लेक्चर में देना भूल गया था। वैसे मैंने पीडीएफ में एडिट करके वो अपलोड कर दिया है वेबसाइट पर, आप वहाँ से डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो मैं उसका रिकैप आपको पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट पे चलेंगे। देन ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, जिसमें आपका हेल्दी वेट क्या होता है, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग क्या होते हैं, फूड इंटॉलरेंस क्या है और फूड मिथ्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू वांट टू डोनेट सम मनी फॉर हेल्पिंग दोज स्टूडेंट विच आर नॉट गेटिंग देयर परफेक्ट एजुकेशन, उसके लिए उन्हें सोर्सेज नहीं मिलते हैं या उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ों को परचेज कर पाएँ, तो उनके लिए हम हेल्प करते हैं। अगर आप हमें डोनेट करना चाहते हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार डोनेट कर सकते हो एज पर ऑन योर लिमिट। इसका आपको ई जनरेटेड ग्रेट पर्सनैलिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। डोनेट करने के लिए आपको स्क्रीन पर शो किया जा रहा है जो भी डिटेल्स हैं, और आप अगर और डिटेल्स जानना चाहते हो तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो रिकैप के तौर पर मैं आपको नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट का बस शॉर्ट में बताने वाला हूँ, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैक्रो मिनरल्स के बारे में जाना था। मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, देखो इससे पहले के पार्ट भी है, वो मैं आपको नहीं बता रहा, शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। तो मैक्रो मिनरल्स में मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, मी इज एसपी इन सीपी। यहाँ पर मी एक नेम की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने जो डिनोशन किया है मैंने अपनी तरफ से किया है, ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट डिनोशन होता है। जैसे केमिस्ट्री के आप देखोगे, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो मैग्नीशियम Mn होता है, सोडियम Na होता है, तो ये चीज़ मैंने उस अकॉर्डिंग नहीं की है, मैंने बस आपको याद रहे इसलिए मैंने इसे बनाया है। अगर आपको लगता है कि परफेक्ट है आपके याद करने के लिए या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल है तो आप इसे समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है बच्चों को, तो वो कन्फ्यूजन में दूर करना चाहता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको, मी इज एसपी, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल सकते हो, इन सीपी आप सेंट्रल पार्क बोल सकते हो, ठीक है ना। तो मी एज अ नेम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्रो मिनरल्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है। मैक्रो मिनरल्स के लिए है, माइक्रो मिनरल्स होते हैं, इसमें आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम और आयरन आता है। तो इनके लिए भी मैंने अपनी तरफ से डिनोशंस बनाए, कोई परफेक्ट डिनोशंस नहीं है, ठीक है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक है आई एम कॉप, कॉप यानी कि पुलिस वाला जो होता है, आई एम कॉप कोपचिर। कोपचिर आप एक तरीके से नाम की तरह यूज़ कर सकते हो, ये नाम ज़्यादातर आपको याद रहेगा क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा फनी वे भी है। कॉपचिर कैसा नाम है ना, चाइनीज़ नाम जैसा लग रहा है, तो ये नेम याद रहेगा, एज अ नेम यूज़ कर सकते हैं इसे। ऊपर वाले में हमने मी एज अ नेम यूज़ किया है, जैसे कि एम आपको मैग्नीशियम शो कर रहा है, एस आपको सोडियम शो कर रहा है, पी जो इसमें रेड वाला है या ग्रीन वाला है वो फॉस्फोरस शो कर रहा है, और इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, एच का भी कोई मतलब नहीं था। सी यहाँ पे कैल्शियम शो कर रहा है और पी यहाँ पे पोटेशियम शो कर रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली शॉर्ट ट्रिक जो सेकंड वाले के लिए हमारे माइक्रो मिनरल्स के लिए वो आई एम कॉप कोपचिर है, जिसमें एम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, आई का मतलब है आयोडीन, COP यानी कि कॉपर से आप कॉप बना सकते हो, COB से कोबाल्ट, ठीक है। क्रोमियम के लिए CH हम यूज़ कर रहे हैं और आयरन के लिए IR यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो था आपका अब तक का रिकैप, ओके। इसे डाउनलोड कर लेना, नीचे PDF की लिंक दे दूंगा मैं, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाना shikshakamp.blogspot.com पे, वहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के ऊपर। एक्चुअल में न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से थे, जिनसे हमारी डाइट के अंदर हमें कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिल रही थी, जिनसे हमारी डाइट के अंदर वो हेल्पफुल थे हमारे पूरे प्रॉपर केमिकल कंपोजिशंस के रिएक्शंस को कराने में, बॉडी को हेल्दी रखने में, ठीक है ना। बॉडी के लिए जो रिकमेंडेड प्रोसेसेस होती हैं उन्हें करवाने के लिए।
अब नॉन न्यूट्रिटिव क्या है, जिनके अंदर कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होगी। ऐसे कंपोनेंट जो हमें एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड नहीं कराते, दैट आर कॉल्ड नॉन न्यूट्रिटिव। जिसमें पहला आता है हमारा फाइबर, जिसे हम रफेज भी बोलते हैं। फाइबर क्या होता है वो समझते हैं। फाइबर भी एक ऐसा है, क्योंकि नॉन न्यूट्रिटिव में पढ़ रहे हैं तो ये भी एक, इसके पास कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो समझते हैं। एक्चुअल में ये एक अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का। फूड जब हम खाते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, वो तो आपका डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ठीक है ना। लेकिन जो बचता है वो कौन सा है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है। तो यही होता है वो फाइबर और रफेज, जो कि हमारे ह्यूमन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर। इसके अंदर पानी भी होता है, यानी कि थोड़ा लिक्विफाइड फॉर्म में भी होता है, यानी कि थोड़ा सा लिक्विड होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो गीला गीला। एंड इम्प्रूव्स इंटेस्टिनल फंक्शन बाय एडिंग बल्क टू फूड, यानी कि आपके इंटेस्टिनल फंक्शंस में ये बल्क ऐड करके जो फूड की वजह से आता है, ठीक है ना, फूड के अंदर जो होता है, तो इससे आपका इंटेस्टिनल फंक्शन को ये प्रॉपर कर देता है। और इसका जब यूज नहीं होता तो बाहर निकल जाता है थ्रू वेस्ट, ठीक है ना। इससे आपको एपेटाइट जो होता है वो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज एपेटाइट। और इससे क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो खत्म हो जाता है। ओके, इसके बाद ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। साथ में जो इसे भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर में, ठीक है ना। सॉल्युबल फाइबर वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो कि इनसॉल्युबल फाइबर्स नहीं होते हैं। ओके, सॉल्युबल फाइबर्स ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन जो उनका मैचअप हो जाता है उसको खत्म करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो कम करता है, ठीक है ना। लेकिन इनसॉल्युबल क्या करता है, एक गुड स्टूल सॉफ्टनर है, वो सॉफ्ट कर देता है, ठीक है ना, सॉफ्ट कर देता है चीज़ों को बॉडी के अंदर। इसके लिए यूजुअली 30 ग्राम ऑफ फाइबर जो होता है वो रिकमेंडेड होता है एक एडल्ट के लिए हर दिन में, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं तो फाइबर इज हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज एंड प्रिवेंटिंग सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स। इस चीज़ में भी मदद कर सकता है, थोड़ा बहुत इसका होता है रोल, इतना भी नहीं होता है, लेकिन हाँ रिस्क जो होता है हार्ट डिसीज का उसे खत्म कर देता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये पूरा क्लियर कर देता है पूरा हमारा वेस्ट के थ्रू, जो भी बॉडी के इंटेस्टाइन्स होते हैं उनको, उसके ट्रैक्ट को क्लियर करके रखता है। ओके, इसके सोर्सेज होते हैं जैसे कि होल मीट है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, रूट, वेजिटेबल, ओट्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, मीट के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, या फिश, ये सभी अच्छे सोर्सेज होते हैं इसके, ठीक है। अब आता है हमारा वाटर। वाटर तो बहुत कॉमन चीज़ है, हम जानते हैं इविली कि वाटर क्या है कि एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है डाइट का। तो इसके अंदर आप कहोगे यार अभी तो हमने न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में भी इसका शायद जिक्र सुना था, लेकिन नहीं सुना था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। हमने क्या है कि वाटर को पहले समझा था, जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने वाटर भी जाना था, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ऑफ डाइट में आता है। चलो, वाटर क्या है, एक नॉन न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिशन नहीं होता है इसके अंदर, ये बात तो ठीक है ना, क्योंकि बॉडी के ब्लड में भी 90% वाटर होता है। वाटर में हेल्प करता है, इसका एक मेन रोल होता है ताकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो दूसरे फूड्स के प्रोडक्ट से जब निकल के आ रहे होते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो उन्हें सेल्स तक, उन्हें टिश्यूज तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वाटर करता है। वाटर उसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ठीक है ना। और वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि ये हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसे लिक्विफाई करके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ईजिली एक्सक्रीट हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसे भी ये रेगुलेट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, कि कहीं बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने लग जाती है टेम्परेचर को, वो वाटर की वजह से ही कर पाती है, ठीक है ना। इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन वेरियस फॉर्म्स सच एज यूराइन, फीसेज और स्वेट, वाटर वेपर इन द एक्सेल्ड ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ जब आप बाहर निकालते हो तो वाटर वेपर्स भी उसके साथ कुछ निकलते हैं ना। कई बार आपने देखा होगा कि गर्म या सर्दियों के अंदर आपने खासकर देखा होगा कि आप अगर रज़ाई के अंदर हो और फ़ोन चला रहे हो, तो ऐसा होता था कि थोड़ी देर फ़ोन जब चला रहे होते हो तो बाद में उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स जैसा जम जाता है, तो वो ब्रीथ के साथ भी वाटर बाहर निकलता है हमारा, ठीक है ना, उसकी ड्रॉपलेट्स निकलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कलर कंपाउंड्स आते हैं। कलर कंपाउंड्स क्या, कलर से रिलेटेड होता है, ऐसे जो कि आपको अट्रैक्टिव भी लगे और एपेटाइजिंग भी लगे, जो ऐसे कलर्स को यूज़ किया जाता है जिससे आप अट्रैक्ट होते हो। किसमें, कुछ ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिससे जैसे खरीदने के लिए आप या खाने के लिए आप थोड़े से अट्रैक्ट हो जाओ, थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ यार ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। तो पिगमेंट्स के थ्रू इन्हें बनाया जाता है। नेचुरल पिगमेंट जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स में मिलते हैं आपके, और जो कलर्स होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स और ग्रेन्स से
जो निकलते हैं वो थोड़े से कम ब्राइट होते हैं, इतने ब्राइट नहीं होते हैं, लेकिन जो नेचुरल होते हैं वो थोड़े से अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे जो कलर्स होते हैं वो फ्रूट और वेजिटेबल से निकाले जाते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और क्रीम। ऐसे कलर क्या होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल से निकाले जाते हैं। बाद बाकी कुछ कलर्स होते हैं जो कि ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं, तो वो कहाँ से निकलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स से निकलते हैं, ठीक है। तो फ्लेवर कंपाउंड आता है इसके बाद। ये न्यूट्रिटिव चीज़ नहीं थी, अभी हमने जो कलर कंपाउंड पढ़ा, क्योंकि ये क्या था, बस आपको अट्रैक्ट करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। आपने देखो ना बहुत सारे आपके पास जैसे केक ले लो, केक के अंदर क्या है कि भाई केक का तो अपना एक अलग कंपोजिशन है, लेकिन उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कलर का यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। तो कलर कंपाउंड्स जो होते हैं उनको, जैसे कि आइसक्रीम है आपका, जो रोल वाली आइसक्रीम आती है, जैसे भी आप खाते हो, डंडी वाली हम खाते हैं जो, तो उसके अंदर जो कलर यूज़ किया जाता है वो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कलर का यूज़ कर रहे थे। अब फ्लेवर की बात करते हैं, जैसे आइसक्रीम का एग्जाम्पल ले लो, केक का एग्जाम्पल ले लो, उसमें फ्लेवर भी आते हैं। तो फ्लेवर यूज़ क्यों किए जाते हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको अच्छा लगे इसलिए। तो यहाँ पर फ्लेवर्स क्या होता है कि जो न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, दोनों से डिराइव कर लिए जाते हैं, क्योंकि भाई हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे फ्लेवर्स की, लोगों को अलग अलग तरीके की समझ आती है, फ्लेवर पसंद आती है, तो उन्हें इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिटिव हो या नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हो, दोनों से हम फ्लेवर्स को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक स्पेसिफिक फ्लेवर का सोर्स पता करना, कि यार जैसे कि हम बोल देते हैं वनीला फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, कुछ फ्लेवर ऐसे होते हैं कि वो थोड़े थोड़े से मिक्सचर हो जाते हैं, तो उनका सोर्स नहीं पता कर पाते हम, तो ऐसा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। तो लेकिन एक चीज़ होती है कि अगर कोई एसिडिक फूड है तो वो सोर टेस्ट आपको देगा, एसिडिक फ्लेवर है तो वो आपको सोर टेस्ट देगा, जबकि एल्कलाइन जो होगा वो आपको थोड़ा सा तीखा टेस्ट देगा, बिटर टेस्ट देगा, है ना। तो ये चीज़ें होती है नॉर्मल सी। इसके बाद आता है प्लांट कंपाउंड। प्लांट कंपाउंड क्या होता है, जो प्लांट से चीज़ों को बाहर निकाला जाए, जैसे कि एडिशन टू कलर कंपाउंड्स एंड फ्लेवर कंपाउंड्स। वहाँ पे क्या थे, कुछ प्लांट्स भी थे, जो कुछ अदर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस थे जिनसे वो फ्लेवर या कलर निकाल रहे थे, ठीक है। साथ में क्या होता है कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इंजेस्टेड, दे मे हैव बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट। अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं, प्लांट कंपाउंड्स को, फ्लेवर को या कलर कंपाउंड्स को जब यूज़ करते हैं हम इन्हें, तो हो सकता है कई बार ये बेनिफिशियल भी हमारे लिए हो जाए, बॉडी के लिए, कई बार हो भी सकते हैं, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा मेंटेन करके रखनी चाहिए। वहाँ पे कई सारे कंपाउंड होते हैं जो कैंसर इनिबिट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन प्लांट विच हैव हार्मफुल इफेक्ट इन इंजेस्टेड इन एक्सेस, यानी कि कई सारे वहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं प्लांट्स में, जो कि जिनकी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं अगर उन्हें हम एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर लेते हैं प्लांट कंपाउंड्स को, ठीक है ना। तो जैसे कि कैफीन एक एग्जाम्पल है। कैफीन क्या है, कॉफ़ी जब आप पीते हो तो उसके अंदर कैफीन होता है, वो एक प्लांट कंपाउंड है, प्लांट कंपाउंड है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर इसे आप एक्सेस क्वांटिटी में लोगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्टमक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है और यूरिनेशन ज़्यादा, यानी कि सुसु ज़्यादा आने लगती है, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस करते हैं कई लोग। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो या चाय भी यूज़ कर लेते हो, टी, तो उसके अंदर भी आपको निकोटीन मिलता है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी हार्मफुल भी होती हैं, नॉन न्यूट्रिटिव भी होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं कई बार, ठीक है ना। क्या होता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो नींद आने लगती है, तो उसके लिए हमारा थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होना चाहिए, उसके लिए हार्ट रेट तेज़ होना चाहिए, तो उसके लिए हम कॉफ़ी का यूज़ कर लेते हैं। तो अमाउंट उनका फिक्स होना चाहिए। ज़्यादा एक्सेस में लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार ये हाँ हमें थोड़ा सा इफेक्ट कर रही है, ठीक है। ये चीज़ थी, क्लियर हुई। अब चलते हैं ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। इसमें पहला पॉइंट आता है हेल्दी वेट। तो मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हेल्दी वेट है क्या। देखो हेल्दी वेट बहुत सारे, आपने देखा होगा, कई सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, कई सारे लोग होते हैं एक ग्रुप में। अगर आप देखोगे तो कई सारे लोग हैं जिनका डिफरेंट वेट है उनके अकॉर्डिंग। तो उसमें से अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि हेल्दी वेट किसका है। आपने देखा कोई थोलू राम है, ये बहुत ज़्यादा मोटा है, तो वो क्या है कि ज़्यादा वेट है उसका, और कोई बहुत ज़्यादा थिक है जिसकी हड्डियाँ बाहर आ रही हैं, लग रहा है कि कंकाल घूम रहा है रोड पे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो हेल्दी वेट जो है वो एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, क्यों बोलते हैं हम हेल्दी वेट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यूजुअली एन इंडिविजुअल हु हैज़ हेल्दी वेट लीड्स अ हेल्दी लाइफ विद अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डिसीजेज। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको जो डिसीजेज नहीं होनी चाहिए, आपको रिस्क ऐसा जो रिड्यूस कर दे, आप ऐसा वेट जो आपको डिसीजेज ना होने दे, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, फिट लाइफस्टाइल जीने दे।
ज़्यादा डिसीज़ का प्रॉब्लम ना हो कि भैया पेट में ही दर्द रहता है और डायबिटीज़ हो गई और ये मतलब सांस की बीमारी हो गई, तो ये डिसीजेज़ अगर आपको आ रही हैं तो मतलब वो वेट कंट्रोल आपको करने की ज़रूरत है। अब देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एक हेल्दी वेट इज कंसिडर्ड टू बी द वन दैट इज बिटवीन 19 एंड 25 बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग। BMI भी आगे समझते हैं। इफ द BMI इज बिटवीन 25 एंड 29 एंड एडल्ट इज कंसिडर्ड ओवरवेट। तो ये कैटेगरीज हैं कुछ, अगर 30 से ज़्यादा है, 30 है तो उसे ओबेस माना जाता है। ओबेस की भी 3 क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हेल्दी वेट का यूजुअली मतलब ये होता है जिसकी वजह से आपका रिस्क ऑफ डिसीज रिड्यूस हो जाए, आपकी एक लाइफस्टाइल हेल्दी रहे, दैट इज हेल्दी वेट फॉर यू, है ना भाई। जब कुछ बेनिफिट हो रहा होगा किसी चीज़ से वही तो आपके लिए बढ़िया है ना। अब फालतू की चीज़ों का आप यूज़ नहीं करोगे जिससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। अब आपसे कोई कह दे कि रोड पे जाके चक्कर लगाओ और आपको हम 100 रुपये देंगे, तो 100 रुपये का बेनिफिट हो रहा है तो इसलिए आप वहाँ पे रोड पे चक्कर लगाए आओगे। लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि 2 घंटे सो ले भाई तू, और अब आप कहोगे सोने में भी हमारा बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई काम चल रहा होगा और वहाँ पर नुकसान हो रहा होगा तो आप कहोगे यार मैं क्यों सोऊं, कुछ फायदे नहीं है इस चीज़ का, तो कुछ फायदा कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ है एक तरीके से यूजुअली समझ सकते हैं हम नॉर्मली, ठीक है ना। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हेल्दी वेट इज दैट वेट विच लोअर्स एन इंडिविजुअल्स रिस्क ऑफ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। तो अभी कॉमन सी बात है जो भी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है ना। अब देखो यूजुअली 2 पॉपुलर मेथड होते हैं जिससे कि हम हेल्दी वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग। तो हाइट एंड वेट चार्ट होता है और एक BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स चार्ट होता है, ठीक है ना। 2 चीज़ें देखेंगे अभी। तो यहाँ पर हाइट एंड वेट चार्ट क्या होता है कि हमें हेल्दी बॉडी वेट के बारे में तो बताता है, लेकिन दूसरा जो हमारा चार्ट है BMI वाला वो तभी यूज़ किया जाता है जब हेल्दी बॉडी वेट अगर हमें पता करना हो, साथ में हमें हाइट भी पता हो, वेट भी पता हो। तो दोनों ही चीज़ें नॉर्मल कॉमन थी, तो इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्दी वेट चार्ट जो होता है वो BMI चार्ट जैसा ही होता है लगभग, लेकिन उसमें जो हाइट एंड वेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। चलो देखते हैं इस चीज़ को, है ना। अभी तो मेथड टू कैलकुलेट BMI देख लेते हैं। जो मेन चीज़ है वो है BMI। हालांकि कभी क्वेश्चन नहीं आता है BMI से आपको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन एक नॉर्मली एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा हेल्दी वेट क्या है। तो हमें बॉडी मास इंडेक्स पता करना है, तो ये होता है उसका फॉर्मूला, बॉडी मास इंडेक्स इक्वल्स टू वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि हाइट इंटू हाइट। इसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो अब इसका हमारा वेट कैटेगरीज आ गई हैं, आपको दिख गया होगा फीमेल और मेल दोनों के लिए। तो यहाँ पर अंडर वेट, हेल्दी, ओवरवेट, ओबेस, तीनों कैटेगरी दिख रही हैं आपको, है ना। तो ये चीज़ आपको शो करा दी है मैंने। अब देखो ये हमारा है वही कैटेगरी है, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ये वाली जो कैटेगरी थी वो इसके अंदर आ रही है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ बढ़ेंगे मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। गोल का मतलब है कि आपको कितना बॉडी वेट रखना है अपने लिए, यानी कि आपको एक एप्रोप्रिएट गोल पता होना चाहिए कि आपको कितना वेट चाहिए या कितना लूज करना है ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, ठीक है ना। जब भी आप गोल सेट करो तो आपको अपनी कैपेसिटीज और लिमिटेशंस भी पता होना चाहिए कि इससे ज़्यादा वेट ना बढ़ा लूँ कि दिक्कत हो जाए, या इतने से कम वेट ना कर लूँ कि मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, है ना, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अब देखो हम क्या करते हैं, जब भी वेट लूज कर रहे होते हैं तो हम हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वेट लूज करने के चक्कर में या वेट गेन करने के चक्कर में हम या तो ज़्यादा फैटी हो जाते हैं या फिर ज़्यादा थिनर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको हमेशा अपनी हेल्थ पे पहले ध्यान देना चाहिए, वेट पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जो वेट आपको हेल्दी रख रहा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपकी हेल्थ बिगड़ जाए लेकिन वेट आपका लूज होना चाहिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो BMI वगैरह के अकॉर्डिंग आपको हेल्थ मेंटेन रखनी चाहिए इन लिमिट्स के अंदर। कट योर कैलोरीज, यानी कि आपको एक प्लान बनाना चाहिए कि आपको मतलब कितनी कैलोरीज चाहिए, आपकी लेवल कितनी है, यानी कि आपका बॉडी वेट कब एक्सीड हो रहा है, कब कम हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलोरीज बढ़ानी है, कट करनी है। अगर ज़्यादा वेट है तो कट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हेल्दी बॉडी वेट कंट्रोल करने का एक फीचर कह सकते हैं हम, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। इसके बाद एक्टिव लाइफस्टाइल की बात करें तो एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब होता है, देखो एक्टिव पैसिव यहाँ पे टेंस नहीं चल रहे हैं। एक्टिव पैसिव का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक डायनेमिक मोशन होता है, एक स्टेशनरी मोशन होता है। लेकिन एक्टिव लाइफस्टाइल जो हमारी होती है उसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम जब एक्टिविटीज़ करते हैं दैट इज़ एक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है ना। जैसे कि बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, कार या मोटर बाइक से जाते हैं, तो यूजुअली अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो हम उन्हें
कह सकते हैं कि पैदल चल के चले जाओ यार, क्या दिक्कत है साइड में, है ना। तो उससे क्या होगा कि उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी एक्टिव रहेगी, बॉडी थोड़ी सी अजाइल रहेगी, ठीक है। इसके बाद आप एलिवेटर्स का यूज़ करते हो, उससे अच्छा है कि आप अगर कैपेबल हो तो स्टेयर्स का यूज़ करो, ठीक है ना। आप स्विच ऑफ करने के लिए टीवी के लिए आप रिमोट यूज़ करते हो सकता है कि आप उठकर टीवी बंद करके आ जाओ यार स्विच से, है ना। और खासकर टीवी ज़्यादा देर देखने के अलावा हम कह सकते हैं कि उन्हें ज़्यादातर आउटडोर गेम्स में इंडल्ज कराया जाए ताकि उनकी लाइफ स्टाइल एक्टिव रहे, ठीक है ना, उनकी बॉडी प्रॉपर रहे, वेट प्रॉपर रहे, ठीक है। अब सपोर्ट की बात करते हैं। देखो हम जानते हैं कि बॉडी वेट तो हम अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है ना कई बार हम भूल जाते हैं या लालच में आके छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने जो क्लोज वंस हैं उन्हें हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि यार मुझे इतना वेट कम करना है, इतना बढ़ाना है, तो इसके लिए तो इस चीज़ का ध्यान रखियो, मेरी इन डाइट्स का ध्यान रखियो। तो वो क्या करेंगे कि आपको एक तो उनका प्रेशर अलग होगा आपके ऊपर, दूसरी बात जब भी आप कुछ गलत करने जा रहे होंगे, यानी कि कुछ गलत वे में यूज़ करने जा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू योर डाइट प्लान, तो क्या आपको वो एक बार वॉर्न ज़रूर कर देंगे ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ यार मेरा गोल तो ये था, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको सपोर्ट अगर मिलती है तो आपकी प्रोसेस जो होती है लूजिंग वेट या गेनिंग वेट की, वो अच्छे से आसानी से बना दी जाती है, बन जाती है अपने आप। यौगिक एक्सरसाइजेस जैसे प्राणायाम और यौगिक आसनास जो होते हैं, ब्रीथ से रिलेटेड जो आसनास होते हैं, वो वेट को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेस और टेंशन की वजह से आपका वेट बढ़ता है, ठीक है, या कम होता है, तो इसके अंदर आपको योगा एक्सरसाइज जो है आपको स्ट्रेस और टेंशन से रिलीफ दिलाएगी, ये चीज़ होती है। अवॉइड फैटी फूड्स, फैटी फूड्स जैसे कि आपने ज़्यादा नंबर ऑफ कैलोरीज ले ली, तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में अगर आपकी बॉडी से रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, तो फैटी फूड्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करो। इसके बाद अवॉइड जंक इन फास्ट फूड्स, जंक इन जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुकीज़ खाने में बड़ा मज़ा आता है ना, तो कई बार ये दिक्कत भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि मोटे लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उनके मोटे होने का कारण यही होता है, ठीक है ना। अगर वेट लूज़ करना है तो ऐसे जो स्टफ्स हैं इन्हें मत यूज़ करो, ठीक है ना। तो फूड स्टफ्स क्या होगा कि भाई फिर ओवर वेट हो जाओगे, ऐसे यूज़ करोगे तो फिर लगातार कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, ऐसे वीकेंड वगैरह पे कर सकते हैं। ओवर ईटिंग वही जैसे कि अवॉइड फैटी फूड मैंने बताया था उससे रिलेटेड है। जितनी कैलोरीज आपके नीडेड हैं उतनी कैलोरीज लो, इसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, या सपोर्ट ले सकते हो किसी फिजियोलॉजिस्ट की या किसी गाइडर की, ठीक है ना। तो जितनी कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग उतनी ही कैलोरीज लो। अगर आप 2000 है तो 2000 कैलोरीज ही लो, 2500 कैलोरीज लेने की ज़रूरत नहीं है वरना फैटी हो जाओगे, या फिर इससे कम भी नहीं लेनी है, ठीक है ना। ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, कम भी नहीं करनी है, ठीक है, वरना पतले और मोटे दोनों होने के चांसेस होते हैं। अब स्मॉलर मील्स लेते हैं हम कि भाई देखो जब भी हम डाइट पे जाते हैं तो क्या करते हैं कि छोटे छोटे मील्स ले लेते हैं। पहले खाते थे हम 2 बार, अब खा रहे हैं हम 4 बार। तो उसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप स्मॉलर मील्स लोगे, फ्रिक्वेंटली लेते रहोगे, तो आप क्या करोगे कि वहाँ पे एक्सेस फैट टू द बॉडी जो है वो ऐड होने लग जाएगा। क्यों ऐड होने लग जाएगा? क्योंकि हर बार आप लोगे, बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, उसके बाद और ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कि और फैट आ गया हमारी बॉडी में, और कार्बोहाइड्रेट आ गया। तो भैया जितना उसे चाहिए था उतना तो उसने यूज़ कर लिया, बच्चा कुचा क्या है कि भैया ख़त्म करेगी, वो दूसरी साइड में पहुँचाएगी तो फैट में कन्वर्ट कर देगी। तो स्मॉलर मील्स को आप हैबिट जो है उसे हटा दो, इसलिए आप अवॉइड करो स्मॉलर मील्स को खाना, ठीक है। मतलब 1-2 बार खा लो खाना, 3 बार खा लो। रिच कार्बोहाइड्रेट फूड वही है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा भरे हुए फूड खाओगे तो दिक्कत तो होगी ही ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लोगे फैट में उतना ही कम मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए नेसेसरी तो होता है क्योंकि एनर्जी लेवल हमें ज़रूरी होता है, तो इसीलिए आप कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम कर दो डाइट में। इससे क्या होगा, जैसे कि शुगर है, राइस है, पोटैटोज है, इनका यूज़ करना थोड़ा कम कर सकते हैं हम, ताकि कार्बोहाइड्रेट हमारा एक मेंटेन लेवल में रहे, ताकि उससे कोई भी हमें एक नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े हमारी बॉडी पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे आता है डोंट स्किप मील्स खाना छोड़ देते हैं। जब भी डाइट की बात करते हैं जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनमें से छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो कि, तो इसका मतलब है उस टाइम तो आपने खाई नहीं तो भूख तो लगेगी ना, पेट तो है ही, पेट पूजा तो करनी पड़ेगी। तो क्या करेगा भाई, पेट कहेगा कि और लाओ, तो वो और ज़्यादा खाना मांगेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाओगे तो ओवर ईटिंग कर लोगे, कि फ़ायदा क्या रहा, उससे क्या होगा कि एक साथ आप जब खा लोगे आपकी लिमिट पार होगी, तो अब वो ओबेसिटी में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी कैलोरीज उसने ली, बची कुची फैट में कन्वर्ट कर दी, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका हंगर बढ़ा देगा मील्स का स्किप करना। तो ऑन द टाइम जब भूख लगी है तुरंत खाओ, ऐसा नहीं कि स्किप कर दे कि अभी नहीं खा रहा, लंच नहीं कर रहा, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ से क्या होगी, नेक्स्ट मील में हम ज़्यादा खाना खाओगे तो फिर आपको मोटा होना पड़ेगा।
रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। जब आप कुछ खा रहे हो पी रहे हो तो उसको बर्न करने के लिए थोड़ा सा टहल लो, एक्सरसाइज कर लो। इससे क्या होगा, कैलोरीज आपकी बर्न हो जाएंगी जो एक्स्ट्रा होंगी, तो फैट जो था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर एक्सेस कैलोरीज वहाँ पे स्टोर हो जाएंगी एज अ फैट, ये चीज़ तो आपको पता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। देखो कैलोरीज लेना और कैलोरीज आपको यूटिलाइज करना, दोनों का बैलेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलोरीज ले रहे हो तो उसका एक बैलेंस होना चाहिए कि इतनी कैलोरीज आपको बर्न भी करनी है, ठीक है ना, क्योंकि फिर फैट आपका स्टोर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, पिटफॉल यानी कि डेंजर्स ऑफ डाइटिंग। अब देखो हर बंदा चाहता है स्लिम ट्रिम होना, लेकिन हो कोई नहीं पाता है, क्योंकि हम पिज्जा बर्गर से पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। लेकिन फिर भी जो ओवर वेट होते हैं तो कई सारे मेथड्स यूज़ करते हैं वेट को लूज़ करने के लिए, तो क्या करते हैं फिर एंड में आ जाते हैं अपनी डाइटिंग पर। अब डाइटिंग का मतलब उनके लिए क्या हो जाता है कि कैलोरीज में रिडक्शन। देखो डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना छोड़ दो या आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशंस लेगी, उसे ज़रूरत है, वरना बीमार पड़ जाओगे, आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज ये एक पहला पॉइंट आता है। जब हम डाइटिंग करते हैं तो उसका एक डेंजर ये भी है कि आपका जो कैलोरीज के अंदर ज़्यादा रिडक्शन आ गया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डाइटिंग का मतलब है कि इनटेक ऑफ कैलोरीज इज रिड्यूस्ड एक्सट्रीमली, यानी कि आप खाना पीना छोड़ दोगे तो कैलोरीज कम हो जाएंगी। तो भैया जब 1800 कैलोरीज आपकी अगर एक दिन में हो नहीं है तो वो आपको मीट नहीं करेंगे आपकी सभी न्यूट्रिशनल नीड बॉडी की जितनी भी हैं, तो क्या होगा, कैलोरीज क्या होगा, एक ह्यूज लॉस ऑफ वेट आपको शो कर देगा। लेकिन आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा उससे भी ये लोअर कर देगा, और इसका मतलब है कि आपका जो बॉडी वेट है वो रिड्यूस अच्छे मैनर में नहीं होगा, रिड्यूस तो हो जाएगा लेकिन बॉडी को आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो तो क्या होता है, बॉडी को तो भैया सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट ये चाहिए, तो इसको भी आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो क्या होगा कि बॉडी को सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे लेकिन आपने उसे सभी तरीके के न्यूट्रिएंट नहीं दिए रिक्वायर अमाउंट में, तो क्या होगा कि बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, फैट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी को वार्म होना भी ज़रूरत है, ऑर्गन्स का आपको सेव करना फैट का काम होता है, एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये चीज़ें जब आप प्रॉपरली नहीं दोगे बॉडी को तो वहाँ पे आपका एक इम्पेयर्ड ग्रोथ होने लग जाएगी बॉडी में, इम्पेयर्ड फंक्शनिंग होने लग जाएगी बॉडी के अंदर, तो दैट इज ऑल्सो अ डेंजर ऑफ डाइटिंग, ठीक है ना। स्किपिंग मील्स, अभी हमने बात की थी स्किपिंग मील्स के ऊपर, तो अगर आपका एक अच्छा मेटाबॉलिक रेट है तो आप इजीली अपना मेंटेन या वेट को लूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो आप वेट को आसानी से गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने स्किप मील कर दी, और स्किप मील होने की वजह से क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो लोअर हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिससे कि आपको एनर्जी कंजर्व करने में मदद नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है उसके रेट को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, उसकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। मील्स स्किप नहीं करनी है। अब देखो कैलोरीज हम कहाँ से लेते हैं, बेवरेजेस से। बेवरेजेस कैसे, जो कि जैसे कि हम जब भी वेट लूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर अपनी खाने को छोड़ के पीने पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, ठीक है ना। और मतलब अब पी भी रहे हैं तो उल्टा सीधा पी लेते हैं, जैसे बेवरेजेस से कॉफ़ी है विद क्रीम, शुगर, तो स्वीट एंड जूसेस, मतलब थोड़े से लिक्विफाइड जो चीज़ होती हैं, तो ये आपको वेट गेन करने में ही हेल्प करेंगे, वेट लूज करने में हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि हम खाने और पीने पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं वहाँ पे। उस टाइम पे क्या होता है कि उनके अंदर भी आपको वेट गेन की मात्रा बढ़ जाएगी, वेट अच्छे से बढ़ने लगेगा, फिर अगर आपको कम करना है तो सपना रह जाएगा। अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज, आप कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हो, कितनी कैलोरीज आपको ज़रूरत है ये आप अंडर एस्टिमेट कर देते तो दिक्कत होगी, क्योंकि अभी बताया था कि जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें चाहिए, ना एक्स्ट्रा ना कम, ठीक है ना। इनटेक ऑफ लेवल्ड फूड, लेवल्ड फूड कैसे, जिन पर लिखा होता है कि ये जो फूड है यह लीन है, शुगर फ्री है, कैलोरीज बहुत कम है, या फिर फैट नहीं है या फैट फ्री है, तो ऐसे फूड हमेशा नहीं है बेस्ट आपके वेट को लूज करने के लिए जब आप इन्हें यूज़ करें, क्योंकि इनके पास भी सभी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाती हैं आपके बॉडी को। जैसे कि 3 चॉकलेट बिस्किट 140 कैलोरीज करते हैं, लेकिन वहीं अगर नॉन फैट कुकीज़ आप लोगे तो उनके पास भी 120 कैलोरीज होती है, तो 20 कैलोरीज का यहाँ पर डिफरेंस हो गया। तो इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, तो इससे कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता है बॉडी को, इससे आपका जो वेट गेन है वो बेस्ट नहीं है इसे लूज़ करने के लिए इनके यूज़ से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट एक्सरसाइजिंग, ये तो मेन चीज़ है ही,
नॉट एक्सरसाइजिंग, अगर आप डाइटिंग पे जा रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपके वेट लॉस प्रोग्राम के अगेंस्ट ये वर्क करने वाला है, क्योंकि वेट जब आप लूज नहीं करोगे इसका मतलब आप वेट गेन करने लगोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक्सरसाइज, एक पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए एक्सरसाइज का, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको सम एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, जिससे कि आपका बॉडी वेट यूजुअली या अल्टीमेटली रिड्यूस हो सकता है। ये थे इसके पॉइंट। आगे चलते हैं फूड इंटॉलरेंस के ऊपर। फूड इंटॉलरेंस क्या है? फूड इंटॉलरेंस का एक फूड एलर्जी के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं। किसी भी खाने को खाने के बाद पर्टिकुलर फूड के साथ हमारी बॉडी जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज देती है, या जैसे कुछ खा लेते हैं तो सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, मतलब एक एलर्जी टाइप जो हो जाता है कि इस खाने को खाने के बाद मुझे ऐसा हो जाता है कि कई बार होता है कुछ खा लेते हैं तो पिंपल्स होने लग जाते हैं। तो ये जितने भी फूड इंटॉलरेंस के पॉइंट्स हैं, ये सभी आपका एक फूड एलर्जी की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। सिंपल वर्ड्स में देखें तो फूड इंटॉलरेंस मीन्स द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन फूड दैट कैन नॉट बी प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें प्रॉपर्ली उन्हें रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फूड इंटॉलरेंस हमारा आ जाता है, यानी कि फूड को सह नहीं पाते हम उस चीज़ को, ठीक है ना, उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं कर पाता है। कुछ टाइप ऑफ फूड, सभी नहीं, कुछ टाइप ऑफ फूड, इसीलिए वहाँ पे फूड इंटॉलरेंस का केस बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो कुछ पर्सन्स होते हैं जैसे कि जो कुछ रिस्पॉन्सिबल अमाउंट को, यानी कुछ लिमिट तक उसे फूड को टॉलरेट कर पाते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वो खा लेते हैं तो क्या हो जाता है कि उन्हें फिर फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड अमाउंट को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक इसका केस बन सकता है। फूड इंटॉलरेंस ग्रेजुअली आता है, फ्रिक्वेंटली नहीं आता है, यानी कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग फैक्ट नहीं है, बस इसके ऊपर लिमिट्स आ जाती है कि आप इतना या ये खा सकते हो। अब इसका कॉज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉज है कि आपकी जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है, जो कि आपके खाने को एब्जॉर्ब या उसे तोड़ने में काम करता है अलग अलग न्यूट्रिशन में, उनकी जो एब्सेंस हो जाती है उसकी वजह से ये हो सकता है। साथ में आपका इसकी डिफिशियंसी, जैसे दिस डिफिशियंसी आर यूजुअली इनएट, ठीक है ना, इनएट हो जाता है। इसके बाद सम फूड इंटॉलरेंस कैन बी डाइट रिलेटेड और कैन बी ड्यू टू इलनेस। कई बार डाइट से रिलेटेड भी हो सकता है, कई बार आपको कोई बीमारी हो गई है कुछ टाइम के लिए, इलनेस है कोई भी, उससे रिलेटेड भी आपको फूड इंटॉलरेंस होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि अगर आपका फूड इंटॉलरेंस हो रहा है तो आपको नोजिया, स्टमक पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, फ्लैचुएंस, और इसके बाद गैस क्रैम्प्स, हार्टबर्न, हेडेक्स, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, ये सभी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ये इसके सिम्टम्स हैं। इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम? तो कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस करने चाहिए डाइट में, उन खाने को हटा ही देना चाहिए जिनके ज़्यादा बुरे रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी पे। और अगर आप फूड को पहचान नहीं पा रहे हो, किससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए ऐसे केसेस में। साथ में आपको गाइडेंस अगर मिल रही है तो आपको एक जैसे जनरल प्रैक्टिशनर होता है तो उसे असिस्ट कर लीजिए, ताकि वो आपको मैनेज कर पाए, आपको गाइड कर पाए, ठीक है ना, आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाए। तो ये चीज़ें। और फूड इंटॉलरेंस को मैनेज करने के लिए आपका फ्रक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी आप करा सकते हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी आप करा सकते हो, हिस्टामाइन इंटॉलरेंस थेरेपी अप्लाई करा सकते हो। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इस चीज़ में, ठीक है ना। आगे चलते हैं और आगे हमारा इसका आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज फूड मिथ्स। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और फूड मिथ्स आप समझ लो कि कुछ फेक बिलीव्स होते हैं जो कि केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखे जाते हैं, और इनसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि समझते हैं कि ये शायद सच हैं, ये सच हो सकते हैं, ऐसे मिथ्स, ठीक है ना। मिथ हैं, फेक बिलीव्स होते हैं, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये फूड मिथ्स पर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ों पर बिलीव हम ज़्यादा करते हैं। पहला मिथ आता है हमारा, पोटैटोज मेक यू फैट, आलू खाने से आप मोटे होते हो। अब यार पोटैटो एक सोर्स किस चीज़ का, मेनली सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि जैसे राइस है, पोटैटो, एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स हैं, तो ये बॉडी वेट बढ़ाते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन अगर आपको वेट लूज करना है, रिड्यूस करना है, तो आप इन्हें एलिमिनेट कर दो, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक एनर्जी सोर्स है। और पोटैटोज ऑटोमेटिकली आपको फैट नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इसके बाद फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। वेट लूज करने में फैट फ्री प्रोडक्ट्स, यानी कि जो लेबल्ड प्रोडक्ट आते हैं इसमें लिखा होता है कि ये फैट फ्री है, ठीक है ना। तो ये फूड के पास ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ठीक है ना, और कैलोरीज ज़्यादा होगी तो बॉडी ऑटोमेटिकली फैट हो जाएगी। तो ज़्यादातर आप इनको ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो लेबल्ड फूड को, तो ये एक मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में।
कि ये कम कैलोरीज लेता है, लेकिन इसके अंदर भी अल्टीमेटली आप ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हो, जिससे कि आपको वेट गेन फिर से हो जाएगा। इसके बाद एक्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, सो अवॉइड देम। ठीक है, तो देखो भाई एक्स क्या है, एक गुड सोर्स है हेल्थ के लिए, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको ए बी डी विटामिन, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऐसे आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि एक अच्छा सोर्स है, और हमारी डेली रिक्वायरमेंट जो कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में होती है उसे भी ये मेंटेन कर सकता है, उसे फुलफिल कर सकता है। तो एक अंडा डेली लेना, यानी कि 1 एग डेली कॉजेज नो प्रॉब्लम इन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एक लिमिट में, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है फूड मिथ के अंदर, ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। जब आप खा रहे हो तब आप पानी पियो या कोई लिक्विड ले रहे हो तो आपको दिक्कत देगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यार देखो एक्चुअल फैक्ट क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं, मिसकंसेप्शन ये है कि एंजाइम्स हैं और उनके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं पानी के साथ जब आप खा रहे होते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देंगे, ठीक है ना, बॉडी फैट बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जब आप ड्रिंकिंग करते हो पानी की तो आपका जो डाइजेशन होता है उसे ये इंप्रूव कर देता है। जब आप खा रहे होते हो तो उसे इंप्रूव करता है, क्योंकि लिक्विफाई कर देता है उसे, ठीक है। जब आप उसे लिक्विफाई कर दोगे खाने को तो ईजिली वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। ये फैक्ट क्या कहता है, देखो कई लोग सोचते हैं कि आप मिल्क ले लो, यानी दूध पी लो फिश खाने के बाद, तो क्या होगा कि आपको बीमार कर सकता है, आपकी स्किन पे स्पॉट्स आ सकते हैं। तो आप मिल्क अगर मछली खाने के बाद ले रहे हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है इमीडिएटली कि आप इमीडिएटली आप ईटिंग कर रहे हो फिश का और आपके प्रॉब्लम होने लगी, सिक हो गए आप या स्पॉट पड़ने लग गए। ये प्रोडक्ट भी एक साथ लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्व योर सेल्फ, यानी कि भूखा रखो खुद को अगर आप वेट लूज करना चाहते हो। तो देखो स्किपिंग मील्स पढ़ा था, ऐसे ही है, क्योंकि आपको खाना है गुड डाइट, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जब आप नहीं खाओगे तो वेट लॉस प्रोग्राम आपका फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे फूड्स को जब आप अपनी डाइट में सप्रेस करते हो, एपेटाइट इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, सो दैट यू डोंट ईट टू मच, यानी कि इन चीज़ों को आप डाइट में लाते हो ताकि आपकी ये चीज़ें ना बढ़े, है ना। तो आपको क्या है कि भूखा रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, अगर आपको वेट लूज करना है तो, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट आता है एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर। ये एक मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज इतना तो है कि एक्सरसाइज आपकी कैलोरीज जो होती हैं उन्हें बर्न करता है, ठीक है ना। एक्सरसाइज बर्न्स कैलोरीज विच में इंक्रीज योर हंगर, आपकी भूख तो बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो रिसर्च स्टडीज़ ने ये कहा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई सच बात नहीं है, एक्सरसाइज ना करना या करना दोनों ही बात अलग है। एक्सरसाइज करने से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपको भूख नहीं लगती है। भूख लगने का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की तब वो उस चीज़ को यूज़ कर लेती है, ठीक है ना। तो ये सब था इस पूरे वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ आई होगी सारी चीज़ें, एंड आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, चैनल पे पहली बार आए हो सपोर्ट दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है टॉप ऑफ द लेफ्ट, shikshacam.blogspot.com। जाओ, जो लेक्चर्स होते जा रहे हैं, देखो पुराने नोट्स में जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा जो लास्ट 2019-20 के सेशन के हैं, लेकिन अभी आप इन्हें डाउनलोड करते जाओ, पढ़ते जाओ, क्योंकि टाइम है नहीं इतना। तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेना नीचे से। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप क्लीन सराउंडिंग्स। जय हिंद।